आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। कांकेर के भानु प्रतापपुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण काफी परेशान चल रहे हैं। हाथियों का दल लगातार ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर रहा है। हाथियों के खौफ के कारण ग्रामीणों ने भानु प्रतापपुर की नवनिर्मित जेल में शरण ली है। अब जानकारी के मुताबिक करीब 400 ग्रामीण अपना घर और जानवर छोड़कर जेल में रह रहे हैं। बीते 10 दिनों से इलाके में हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। वन विभाग लगातार हाथियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। और जानकारी के मुताबिक भानु प्रतापपुर में 20 से ज्यादा हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। तो कांकेर में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। भानु प्रतापपुर में 22 हाथियों का दल घूम रहा है, जो फसलों और लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। आलम यह है कि स्थानीय लोग रात रात भर जागकर अपनी फसलों और घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। वन विभाग की कोशिशें भी कारगर साबित नहीं हो रही है। देखिए, कांकेर के भानु प्रतापपुर से 7 किलोमीटर दूर चिचगांव और गोड़ापारा में 22 हाथियों की दल ने डेरा डाल रखा है। हाथियों का ये दल गांव में जमकर तोड़फोड़ कर रहा है। कभी किसी के घर को नुकसान पहुंचाता है तो कभी फसलों और फलों के पेड़ तोड़ डालते हैं। आलम यह है कि हाथियों के खौफ के कारण किसान अपनी फसल पूरी तैयार होने से पहले ही काट रहे हैं। मोर घर भी टूट गया है, आमा झाड़ भी टूट गया है, पूरा नुकसान हो गया। कौन तोड़ा है? ये हाथी तोड़े हैं। अभी तक इलाके में हाथियों के कारण जान हानि नहीं हुई है। लोग हाथियों के डर के कारण रात भर जागकर निगरानी करने को मजबूर है। वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हाथियों के दल को गांव से निकाला जाए, लेकिन अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हुई है। कांकेर से नीरज तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भी जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। सोमवार को जंगली हाथियों ने एक महिला एक पुरुष को कुचलकर मार दिया। अब इसके साथ ही एक 4 साल की बच्ची भी घायल हो गई है। डीएफओ के मुताबिक तपकारा थाना क्षेत्र के जमुना गांव में ग्रामीण प्रकाश एक्का और दयामणि तिर्की को एक जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला, जब वे जंगल में स्थित अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। इसके साथ ही वे जंगल में उपजे महुआ फल इकट्ठा कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंच गया। जिला वन अधिकारी ने यह बताया कि वनकर्मी शवों को निकालने के लिए हाथी को मौके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल कोना गांव के पास कुनकुरी इलाके में हुई एक दूसरी घटना में 4 साल की बच्ची पर हाथी ने उस समय हमला कर दिया जब वो अपने माता पिता के साथ महुआ फल इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने बताया कि लड़की को कुनकुरी के एक प्राइवेट अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। तो हाल के दिनों में हाथियों के उत्पात को लेकर सरकार के मंत्री का आखिर क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। हाथियों का लगातार आगमन और विचरण तो चल ही रहा है, लेकिन ये पहली बार बालोद जिले के किनारे से होते हुए कांकेर जिले के उत्तर भानु प्रतापपुर तक पहुंच गए हैं। नुकसान का जो आकलन है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है। अब मैं समझता हूं कि बेहद सारी जानकारी वन विभाग के पास होगी और व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह सकता हूं कि उनके द्वारा हाथियों के द्वारा किए जा रहे नुकसान का आरबीसी में और फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो प्रकरण बनते हैं मुआवजा के, सहायता के, क्षतिपूर्ति के, वो सारी कार्रवाई सरकार के स्तर पे किया जाता है। कॉरिडोर भी रुका हुआ है अभी तक काफी समय। चलिए आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। अजय दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ नितिन भंसाली जो कि स्टेट स्पोक पर्सन है कांग्रेस की तरफ से, वो जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी नितिन जी। मेरे सहयोगी आदित्य भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले आदित्य की तरफ रुख करते हैं। आदित्य, जानकारी मिल रही है कि हाथी काफी ज्यादा उत्पात मचा रहे हैं। एक बड़ी समस्या अब खड़ी हो चुकी है सरकार के सामने, नक्सलवाद, लाल आतंक, कई ऐसी जो दूसरी समस्याएं हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब हाथियों का जो दल पहुंच रहा है रिहायशी इलाकों में, ये एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए, चुनौती भी है। क्या जानकारी है आपके पास? ग्राउंड रिपोर्ट बताएं। विकास बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक जो दिक्कतें होती थी हाथियों को लेकर, ये कोरबा जशपुर का ये पूरा इलाका होता था, सरगुजा का पूरा इलाका होता था। ये पहली बार है कि बालोद के रास्ते, चूंकि वो पूरा उधर महाराष्ट्र से होते हुए बालोद का रास्ता, बालोद से होते हुए फिर भानु प्रतापपुर,
इस पूरे इलाके में जो है वो हाथियों की दहशत लगातार जारी है। लोग रात में अपने आप को जेल नुमा एक इमारत में बंद करने को मजबूर हैं कि हाथी कहीं दहशत आ ना जाए अंदर और उनके परिवार को ना नुकसान पहुंचाए। ये दहशत जो पहले कोरबा, जशपुर और सरगुजा के इलाकों में दिखती थी, अब वो दहशत इस तरफ आ रही है। देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका ये है, कोरबा तरफ तो देखिए जो लगातार उत्खनन हो रहा है, लगातार खनन होना, ये उसका बड़ा कारण है। इस तरफ की परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, रावघाट परियोजना उधर आ रही, जंगल थोड़े कम होते जा रहे हैं, उसके चलते हाथियों का विचरण जो है वो भानु प्रतापपुर के आसपास और ये पूरा कांकेर बेल्ट में लगातार बना हुआ है। मेरे साथ संसदीय सचिव हैं सरकार के विकास उपाध्याय जी, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि सरकार क्या प्रयास कर रही है इस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार लोगों का नुकसान हो रहा है। बालोद के रास्ते भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर के पूरा कांकेर वाला बेल्ट, ये पहले हाथियों से उतना ज्यादा आतंकित नहीं था, अब लगातार वहां के लोग रत जगह कर रहे हैं, फसलों को नुकसान वहां पर हो रहा है। ये हो क्यों रहा है? हाथी और मानव के बीच में द्वंद अचानक इस इलाके में क्यों बढ़ गया? देखिए, सरकार लगातार कैसे उनको रोका जाए उसका प्रयास में लगी, अलग अलग योजना भी उसको लेकर बना रहा है। और जो आपने कहा कि शहर की ओर या अलग अलग जिले की ओर वो हाथी आ रहे हैं, तो उसमें जो फॉरेस्ट मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर बैठक की है। स्वयं मुख्यमंत्री जी का ध्यान इसके तरफ है और मैं समझता हूं कि जल्द ही इसका कोई निराकरण होगा और सबको इससे मुक्ति मिलेगी। उस तरफ तो देखिए कोयले की खदान है, उस तरफ लगातार खनन हो रहा है, सरगुजा कोयला, उस तरफ रायगढ़ की तरफ, कोरबा की तरफ। ये बालोद वाला इलाका, ये पूरा कांकेर वाला इलाका, ये पूरा महफूज था। ये अचानक इस तरफ मूवमेंट बढ़ने का कारण क्या? रावघाट परियोजना है, लगातार जंगल साफ हो रहे हैं, लगातार वहां पर जंगलों को कम किया जा रहा है, इसलिए हाथी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ भाई जानवर है, हाथी है, और जानवर अपने किस परिस्थितियों में वहाँ से निकलकर इस तरफ आ रहा है वो तो उसकी जांच करने की बात है। और लेकिन सरकार को मदद कैसे लोगों को हो सके, कैसे लोगों की जान बचाया जा सके, कैसे फसलों को नुकसान मत हो, इस पर बात होना चाहिए। और इस पे हमारे मंत्री भी बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अधिकारियों के साथ बैठकर लगातार बैठकें भी चल रही है और इसका निराकरण निकलेगा। देखिए, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, ये पूरा नया बेल्ट है। बालोद में हाथियों का आतंक इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना। कांकेर के आसपास भानु प्रतापपुर में आतंक इतना ज्यादा हाथियों का कभी नहीं। ये बालोद के रास्ते होकर आए। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उस तरफ तो माइनिंग हो रही है लगातार। अभी रायगढ़ में ये लेमरू प्रोजेक्ट एक उस तरफ आ रहा था, लेमरू प्रोजेक्ट तो आया नहीं। कहीं ना कहीं लेमरू प्रोजेक्ट के इलाके में खनन जरूर शुरू करने वाली, अभी जन सुनवाई चल रही है। तो उस इलाके में जहां हाथियों का द्वंद मानव से बहुत ज्यादा था, उधर और बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अगर खनन होगा फिर खनन उसके इलाके में होगा, फिर वो जंगल छोड़कर फिर इस तरफ आएंगे, वहां के लोगों को नुकसान करेंगे। लेकिन ये वाला जो बेल्ट है बालोद और कांकेर वाला, ये ज्यादा नुकसानदेह इसलिए क्योंकि इधर के लोग बहुत ज्यादा हाथियों से दो चार हुए नहीं। उधर के लोगों को तो चलो आदत पड़ गई, उनको मालूम है कैसे निपटना है, लेकिन इस तरफ के लोगों को नुकसान हो रहा है और रत जगह करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हम रुक करते हैं अजय दुबे जी का। अजय जी, आखिर क्या वजह है कि अब हाथी अब रिहायशी इलाके की तरफ आ रहे हैं? देखिए, हाथी की दो समस्याएं रहती हैं कि उसका जो रहवास क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार का भी शोर शराबा, मानवीय गतिविधियां जिनको हम विकास कहते हैं, वहां से यदि डिस्टर्बेंस होता है। हाथी संवेदनशील प्राणी है, याददाश्त बेहतर है और अनावश्यक ये किसी को परेशान नहीं करता। ये इस चर्चा में हमें देखना चाहिए कि मानवीय गतिविधियों ने क्या उसको परेशान किया है जिसका रिटर्न आ रहा है। ये कांकेर का जो बता रहे थे आपके संवाददाता, ये सही बात है कि उस तरफ ये हाथियों की समस्या नहीं थी, सरगुजा बेल्ट में थी और जशपुर तरफ झारखंड और उड़ीसा से तो हाथियों का आगमन बिल्कुल पुराना था। कोरिया में 88 में ये लोग एंट्री किए हैं, आज करीब 40 साल हो रहे हैं। तो कांकेर में अप्रत्याशित चीजें हो रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब जानते हैं हाथी के कारण समस्या हो रही है, लेकिन सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो स्टडी रिपोर्ट आई थी हाथियों के और मानव के कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रबंधन पर, उस पर क्या किया है? क्या सरकार ने इसको प्रायोरिटी इशू बनाया है? मुआवजा देना बात की बात होती है कि जब कोई घटना घटित होती है। हाथी के साथ कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए प्रिवेंटिव स्टेप क्या लिए हैं? क्या सरकार ने जो भी बंगाल, झारखंड या अन्य असम जहां पर आवास क्षेत्र में हाथियों का प्रबंधन किया जाता है, उड़ीसा, उनसे क्या अनुभव लिया है? क्या हमारे यहाँ की टीम वहां गई थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मैन पावर, आप करोड़ों रुपए आप एलिफेंट रेस्क्यू
सेंटर भी बना रहे हैं, आप एलिफेंट रिजर्व लेमरू में बना रहे हैं, लेकिन आपका मैन पावर कितना है? कागजों पे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि सरकार इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी कि जून 2020 में कांकेर में हाथी आए थे और धमतरी में आए थे। 1 साल हो गया, 1 साल में भी यदि हम अपनी समस्या से राहत नहीं दिलवा पा रहे नागरिकों को, तो कहीं मेरे ख्याल से लापरवाही है। और बंद कमरों में बैठकों से हाथी का प्रबंधन नहीं होता है, फील्ड पे उतरना पड़ेगा। फॉरेस्ट की टीम, सीनियर अधिकारी उतरे, उन पे जो भी स्टडी हुई है, आपके पास स्टडी खूब हो चुकी है, अब अमल पे लाएं, मैन पावर डिप्लॉय करें, बजट तो जारी करें। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। नितिन भंसाली जी की तरफ हम जाएंगे, लेकिन जो आपने यहाँ पे जो मुख्य पॉइंट उठाए वो यही कि यहाँ पे जिस तरीके से लेमरू प्रोजेक्ट की भी बात की गई, लेकिन वो भी अधर में लटका हुआ है। अब ये जानना है कि सरकार की तरफ से आखिर तैयारी क्या है, क्योंकि अभी तक इतनी सारी मीटिंग हुई, ठीक है, कोरोना काल था और उस वजह से ये जो हाथी वाली समस्या थी ये प्रायोरिटी नहीं बन पाई, लेकिन अब इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लोगों की जान जा रही है। नितिन भंसाली जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या कोई अधिकारी ग्राउंड लेवल तक पहुंचा? क्योंकि अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा है कि कुछ स्टडीज बहुत होती रही और उसको लेकर प्रोजेक्ट्स भी बहुत बनाए गए, लेकिन आखिर इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है अभी तक? और इतने सारे लोगों की जान जा रही है, तो उसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? देखिए करिश्मा, मैं आपको बता दूं, ये समस्या कोई आज की उत्पन्न की हुई नहीं है। हमारी सरकार बने 2.5 साल हुआ है। 2.5 साल में हमने हर उन समस्याओं के समाधान की ओर कदम उठाया है और हर उन समस्याओं के समाधान के विषय पर भी बात कर रहे हैं। लोगों की जाने जा रही है, फसलें चौपट हो रही है, सरकार को हर चीज की चिंता है और सरकार इस और काम भी कर रही है। मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप बेस्ड अलर्ट सिस्टम डेवलप किया है जो कि 12 जगहों पर लग चुका है। इससे यह होता है कि हाथी जब किसी गांव में या किसी इलाके में घुसते हैं तो 2 किलोमीटर पहले ही हूटर बजता है। तो हूटर बजने से यह होता है कि वन विभाग और स्थानीय प्रशासकीय विभाग जब अलर्ट होता है और गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और किस तरीके से उन हाथियों को रोकना, इस विषय पर काम किया जाता है। जिस प्रकार इन 15 सालों में मैं कहूं जल, जंगल और जमीन का दोहन किया गया है, अनगिनत माइनिंग लीज बांटी गई है, इस वजह से हाथियों की मैं आपको बता दूं फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। जब उनको खाना और पानी जब जंगलों में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, वो विचरण नहीं कर पाते, उन्हें जंगल जैसा, अपने घर जैसा जब उन्हें फील नहीं होता, तब वो आबादी वाले क्षेत्रों में घुसते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार बहुत ही गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, इसके समाधान की ओर काम कर रही है और निश्चित तौर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस पर बहुत जल्द सफलता भी हम पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने जिस तरीके से ये बात कही कि जो एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया है कि जैसे ही हाथी वहां पे घुसते हैं तो एक हंटर बच जाता है, लेकिन अभी तक वो ऐसी क्यों चीजें दिखाई क्यों नहीं दी? क्यों आखिर लोगों की जान गई? शायद जिन जगहों पर ये सिस्टम लगी है, ये ट्रायल बेस पे लगी है, मैंने तो आपको बता दिया कि मोबाइल ऐप बेस्ड अलर्ट सिस्टम 12 जगहों पर लगी है। किन 12 जगहों पर? ठीक है सर, ठीक है, जगहों पर भी हम अपने संवाददाता से भी कंफर्म करते हैं, क्योंकि अब तो देखिए रिहायशी इलाकों में भी आ गए हैं, अब सिस्टम वहां तो लगने ही चाहिए। वहां तो अगर ऐसा ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है कि वहां पे सिस्टम काम न करें। आदित्य, देखिए, सबसे बड़ी बात है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। कांग्रेस की अब सरकार है, कांग्रेस की सरकार को अब इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लेमरू प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और जिस लेमरू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस 15 साल में माइनिंग और खनन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि यही कांग्रेस की सरकार, जो राज्य सरकार है, वो फिर से वहां पर खनन के लिए वहां पर जो है लोकल लेवल पर लगातार वहां पर ग्रामीणों से जन सुनवाई हो रही है। वहां फिर से खनन शुरू होने वाला है, नए खनन की लीज वहां पर एक कंपनी को दी गई है। तो देखिए, सरकारें वही रहती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। आखिर उस क्षेत्र में खनन को क्यों नहीं रोका जा सकता? लेमरू प्रोजेक्ट आप उस इलाके में लेकर आ रहे हैं, तो लेमरू प्रोजेक्ट में अचानक जो है वो खनन के लिए जन सुनवाई क्यों हो रही है? जन सुनवाई बिना राज्य सरकार की परमिशन के तो हो नहीं सकती, और बिना राज्य सरकार चाहे
क्योंकि जन सुनवाई कैसे होती है हमको मालूम है, डंडे के जोर पर ग्रामीणों से ये कहलवाया जाता है कि उनको कोई तकलीफ नहीं, एनओसी ली जाती है, ये सबको मालूम है। तो जन सुनवाई अगर हो रही है तो उस पर सरकार बिल्कुल दबाव न डालें, किसी तरह से छोड़ दे उसको। ग्रामीण क्यों चाहेंगे उनके इलाके में खनन हो? ग्रामीण तो यही चाहेंगे कि हाथी और उनका संघर्ष जो है, जो हाथी और उनका जो लगातार संघर्ष रहा इतने सालों का, वो खत्म हो, लेकिन होता नहीं है। सरकारें किसी की भी हो, इस प्रकार की चीजें हर सरकार में होती है। कांग्रेस सरकार से उम्मीद बहुत ज्यादा है लोगों को। कांग्रेस सरकार को समझना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, मौतें लगातार बढ़ रही है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ये जनता, संघर्ष अपनी जगह है हाथी और मानव के बीच में, लेकिन उस संघर्ष को खत्म करना और संघर्ष को दूर करना, ये राज्य सरकार का काम है। आदित्य, अभी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं लौटूंगी सभी गेस्ट के पास। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें भोपाल से मिल रही है। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक है और मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कोरोना को लेकर किए गए प्रयासों की जानकारी देंगे, कोरोना की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन की जानकारी भी देंगे सीएम। तीसरी लहर से बचने को लेकर भी चर्चा होगी। तो मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक कल होने वाली है, जिसमें कोरोना को लेकर अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी देंगे मुख्यमंत्री। कोरोना की वर्तमान स्थिति और वैक्सीनेशन की भी जानकारी देंगे सीएम। तीसरी लहर से बचने को लेकर भी चर्चा होगी। काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो कल दिल्ली में ये मुलाकात है। मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और अब तक मध्य प्रदेश में किस तरीके से कोरोना पर काबू पाया गया है, क्या आगे रोड मैप है, तीसरी लहर को लेकर सरकार के क्या प्रयास है और वैक्सीनेशन की क्या गति है, इसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। तो काफी अहम ये मुलाकात हो जाए। अपडेट्स के लिए मेरी सहयोगी दीप्ति जुड़ी हैं। दीप्ति, काफी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जो है दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी और इस मुलाकात में मध्य प्रदेश के हालातों को लेकर चर्चा होगी। खासकर मध्य प्रदेश में जो कोविड की स्थितियां हैं उसको लेकर चर्चा होगी। सरकार ने कोविड के दौरान कितने काम किए और किस तरह से उनको क्रियान्वित किया, इसको लेकर बात होगी। और साथ ही सबसे बड़ी चीज जो लगातार कही गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना काल में कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसे लेकर भी देश को आत्मनिर्भर बनने की बात कही थी। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया था, कितना काम हुआ और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो बड़े लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होगा, तो आज ऑफिशियल जानकारी आई है कि कल का ये दौरा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की सारी चीजों को लेकर, पूरे हालातों को लेकर, चाहे वो कोविड से जुड़े हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, उसको लेकर बातचीत होगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक है। चलिए अब वापस हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं। हाथियों के उत्पात के बारे में हम बात कर रहे थे और मेरे सहयोगी आदित्य ने भी कई सवाल उठाए। मैं लौटूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जाऊंगी, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स-एमएलए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हाथियों के उत्पात को लेकर हम बात कर रहे थे कि हाथी अब रिहायशी इलाके की तरफ आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 15 साल में आखिर इस समस्या का हल क्यों नहीं निकल पाया। 2.5 साल में जो सरकार प्रयास कर रही है वो काफी है, आगे भी हालांकि प्रयास जारी है। अपने आरोप प्रत्यारोप में नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे? जी, ऐसा है, देखिए, ये हाथियों की समस्या जो है ये पहले प्रदेश के एक क्षेत्र में जो है वहां पर सीमित थी और पिछले 5 सालों से ये समस्याएं जो है बढ़ती जा रही। ठीक है, ये हमारे महासमुंद के निकट जो है सिरपुर में पिछले 5 साल पहले ये समस्या प्रारंभ हुई और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है पिछले 2.5 साल में ये समस्या बढ़ गई। महासमुंद जिले में 10 लोगों की मौतें जो है वो आज तक हाथियों के कारण हो चुकी। लेकिन जिस गंभीरता से कांग्रेस की सरकार को काम करना चाहिए, उस गंभीरता से वो। चलिए ठीक है, लगता है कि कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ है। नितिन भंसाली जी, आपके पास आना चाहूंगी। हमारे संवाददाता के भी कई सवाल थे आपसे, क्योंकि देखिए अब सरकार आपकी तो उम्मीदें आपसे कई ज्यादा है।
डॉक्टर विमल, एक मिनट। डॉक्टर विमल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी आ रही। चलिए संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, फिर नितिन जी। जी बिल्कुल, अपनी बात रखें जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो उसके कारण ये हो रहा है कि अभी जो नितिन जी बोल रहे थे कि हूटर बचना, ये सारे हूटर मैनुअली है। जब हाथी की आने की खबर जो है वन विभाग को पता चलती है, तब वो जो है हूटर बजाने जाता है। लेकिन इसमें होना यह था कि सारे हाथियों को रेडियो कॉलर पहना देना था, जिसकी व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की थी। लेकिन जब वो कॉलर पहनाए गए कुछ हाथियों को, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार आने के बाद एक भी हाथी को रेडियो कॉलर आज तक नहीं पहनाए गए, जिसके कारण हाथियों का जो लोकेशन है वो पता नहीं चल पाता और वन विभाग भटकता रहता है। कभी कभी वन विभाग को पता चलता है तो वो हूटर बजाता है। लेकिन यदि इन सभी को रेडियो कॉलर पहना दिया जाए तो हाथी कहां पर है ये हमको लगातार उसका मूवमेंट जो है वन विभाग को पता चलते रहेगा। तो ये उसकी तैयारी जो है कई समय पहले जो है, कई घंटों पहले जो है वो कर सकता है। कितने हाथी है, इन्होंने अभी तक जो है एक भी हाथी को इन 2.5 सालों में रेडियो कॉलर पहनाने का काम नहीं किया। क्या वजह है नितिन जी, बताएं क्या वजह है कि रेडियो कॉलर नहीं पहनाए गए हाथियों को? प्रोजेक्ट रेडियो कॉलर वाले इस वर्क के लिए हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दक्षिण अफ्रीका पे काफी हद तक के डिपेंड है। हम हमारी व्यवस्थाएं इसमें बना रहे हैं। और मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि एक भी रेडियो कॉलर नहीं पहनाया। तो पहली बार छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आपको बता दूं, पहली बार एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया है। पिछले ही साल की बात है, जिस हाथी का नाम वन विभाग ने प्रथम रखा था, उसको रेडियो कॉलर पहनाया गया है ट्रायल बेस पे। और इसको और भी सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है कि किस तरह हाथियों को रेडियो कॉलर लगाकर उन्हें ट्रेस किया जाए। अभी ये कह रहे थे आदरणीय विमल चोपड़ा जी की वो हूटर को जाकर वो फॉरेस्ट वाले जाकर बजाते हैं, ऐसा नहीं है। एक सिस्टम है, वो 2 किलोमीटर पहले ही अलर्ट हो जाता है। वो सिस्टम जो है वो हूटर बजता है, वो ये वन विभाग को ये सूचना मिल जाती है, गांव वालों को ये सूचना मिल जाती है कि हाथियों का दल इस ओर बढ़ रहा है 2 किलोमीटर पहले ही, ताकि कि उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकिन यहाँ पे वो अलर्टनेस नहीं दिखाई दे रही है, तभी तो ये सवाल उठ रहा है। मैं ठीक है लौटूंगी, इसको और बेहतर हम समझेंगे अजय दुबे जी, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट भी रहे हैं। सर, आपने दोनों चीजें सुनी, एक जिस तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है, हूटर की बात की जा रही है, रेडियो कॉलर की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या तरीका इस वक्त सही है और क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो रेडियो कॉलर की जो इस समय बढ़िया मॉडल आया है, सैटेलाइट रेडियो कॉलर, ये उत्तराखंड सरकार उपयोग कर रही है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ का इंडिया का पायलट प्रोजेक्ट भी है। तो निश्चित तौर पर जो हूटर बजता है ऐप है, लेकिन ये तब होता है जब हाथी आ जाता है, तो आप इसको आप बता देते हैं कि हाथी आ गया है। मेरा कहना है कि रेडियो कॉलर वाकई बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि प्रिवेंटिव मेजर वो होता है कि जहां ना हाथी को दिक्कत हो और न इंसान को हो, दोनों को आप दूर रखें। आपका प्रबंधन केवल रेडियो कॉलर या अलार्म पे नहीं रहता है, आपको उसके इलाके में उसकी जो फुट साइकिल है, जो उसकी ज़रूरत है, उसको जो एकांत चाहिए, ये दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है, जिसमें वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सालों पहले और अभी भी ताज़ा अभी कई पेज की रिपोर्ट दी है। मैं केवल सिंगल लाइन मैं आपके संवाददाता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछें। सिंगल लाइन क्वेश्चन है कि क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट्स हैं हाथियों के प्रबंधन की, उस पर सरकार ने कितनी प्रोग्रेस करी है, कितनी कार्रवाई करी है, क्या उसने इस समस्या को, मतलब इसको राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए, इसको केवल ठीक है बताएं नितिन। उन सारी रिपोर्टों का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया की सारी रिपोर्टों का गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। 2.5 साल हमारी सरकार को बने हुआ है। 15 सालों में जो कबाड़ा होना था वो हो चुका है। राजनीतिक बात तो करूंगा ही, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ और इस इशू को बीजेपी राजनीतिक मोड़ पे ले जा रही है। तो 15 वर्षों में जो समस्याएं खड़ी हुई थी उसको ठीक होने में समय लगेगा। 1.5 साल हम लोगों ने कोरोना काल में काफी संघर्ष किया है। 1 मिनट है बस मेरे पास। विमल जी कुछ रखना चाहते हैं पॉइंट संक्षिप्त में अपनी बात पे रेडियो कॉलर हाथियों को लगाया जाएगा, इस और सरकार काम कर रही है। चाहता हूँ, यह समस्या 15 साल की नहीं है, यह समस्या पिछले 5 साल की है और जिसमें हाथियों का विचरण जो है
पूरे छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हुआ। पहले एक लोकलाइज्ड जगह पे जो है कुछ सालों तक ये वहां थे, लेकिन अब जो है ये अंबिकापुर से लेकर के बस्तर तक और पूरे गरियाबंद से लेकर के पूरे कवर्धा इधर पालोद के जंगल में भी जाने लगे हैं। इनको रेडियो कॉलर पहनाने की व्यवस्था जो है यदि सरकार कर लेती तो इनका लोकेशन सरकार को पता चलता और उस हिसाब से तैयारी जो है गांव वालों की होती। ठीक है, लेकिन ये समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है और इस पे ध्यान देने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस समस्या पर बिल्कुल गंभीरता के साथ ध्यान दें कि किसने क्या शासनकाल में कितना काम किया, इस पे न जाएं अभी, क्योंकि आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए सवाल आपसे हो रहे हैं और आपसे उम्मीदें हैं जनता को काफी ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, लेकिन अब पूरी कोशिश है सरकार की कि किस तरीके से इस पूरी समस्या का हल निकाला जाए। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही।